हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल संज्ञान क्लासेस। और आज हम अपने कल हमने जीआई के बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म किया था, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एक्टिविटी बहुत वास्ट टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे अपन, सारा चीज एनालाइज करेंगे। बस आप मेरे साथ साथ इसको फॉलो कीजिए पूरे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आपको क्या समझ में आता है? ऑप्टिकल मतलब होता है किसी चीज को विजुअलाइज करना, देखना आई के थ्रू। तो वो कैसे मतलब आया, अजीब सा थोड़ा, मतलब आपको लगेगा कि क्या हो गया ये अचानक से, मतलब जीआई तो फिर भी समझ में आ रहा था, डिस्टेंस, लेकिन ऑप्टिकल। तो साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने काफी रिसर्च की, मतलब तो एक तरह से होती है रिसर्च टाइप, तो उसका एक प्रोसेस रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहती है सोडियम लैंप। सोडियम लैंप होती है। सोडियम लैंप से एक क्या होता है, बल्ब होता है, एक स्फेरिकल सोर्स होता है। बल्ब से चारों तरफ रोशनी फैलती है एक सिमिलर वे में, तो ये एक स्फेरिकल सोर्स हो गया। ठीक है, इसको हम पास करते हैं किससे? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म बोलते हैं इसको। ये एक स्पेशल टाइप की प्रिज्म होती है। जनरली प्रिज्म क्या करती है, वो स्पेक्ट्रम वाला जो केस होता है वो शो करती है, लेकिन यहाँ पर ये निकोल प्रिज्म है, ये स्पेशल टाइप की प्रिज्म है। ये लाइट को पोलराइज कर देगी। पोलराइजेशन का मतलब आप जान लीजिए, जब पोलराइज लाइट है, पोलराइजेशन शो हो गया। मतलब क्या होता है? पोलराइज का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो लाइट को मूव कराना। तो लाइट की रेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में टू एंड फ्रो मोशन करेंगे, ऐसी पोलराइज है। वो आप ये ऑप्टिक्स या फिजिक्स में पढ़ेंगे तो आप आराम से बहुत अच्छे से विजुअलाइज करेंगे। अभी आप इतना जान लेंगे कि एक डायरेक्शन मतलब स्फेरिकली मूव कर रही थी, अभी एक प्लेन में एक डायरेक्शन में मूव करने लगी। फिर इसको पोलरीमीटर ट्यूब से पास कराया साइंटिस्ट ने। क्या करते हैं साइंटिस्ट? कुछ काम होता है, बस चालू किए, उठाए और लगा दिए। फिर उन्होंने एक एनालाइजर रहता है, यहाँ पे मतलब सैंपल, ये पोलरीमीटर ट्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक सैंपल लिया अपन ने, डेंसिटी का सैंपल लिया, और फिर यहाँ से हम एनालाइज करते हैं। तो ये आंख है, कितनी प्यारी सी आंख दिखती है, छोटी सी आंख है। यहाँ से हम ऐसे देखते हैं तो क्या दिखता है हमको ऐसा कुछ दिखता है। ये ऐसा रहता है, यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर हो गया, और ये रहता है पोलरीमीटर इंडिकेटर। ऑप्टिकल एक्टिविटी इंडिकेटर रहता है, इसको हम ऐसा बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये, है ना? तो असल में अगर ये ऐसा रोटेट हो जाए, मतलब ये तो अपना नॉर्मल हो गया, और ये इस तरफ रोटेट हो रहा है थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया? लीवो रोटेटरी हो गया। तो ये नाम मत पूछना भाई, ये नाम मैंने नोटिफाइड किया तो नाम चले आ रहे, डेक्स्ट्रो लीवो होता है। ये थीटा क्लॉकवाइज, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस किया साइंटिस्ट ने, तो देखा कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है तो एनालाइजर से पास करने पर कुछ तो पार्टिकल, कुछ मतलब कुछ एटम्स उसके ऐसे रोटेट हो रहे हैं, कुछ ऐसे रोटेट हो रहे हैं। अगर ये प्रॉपर्टी शो हो रही है तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव माना जाता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की मतलब डेफिनेशन क्या होती है? अ सर्टेन कंपाउंड, साइंटिस्टों ने क्या किया? सर्टेन कंपाउंड्स when analyzed by polarimeter tube experiment, it is found that the plane polarized light in some cases, कुछ केसेस में पॉजिटिव रोटेशन शो कर रही थी, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन शो कर रही थी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी थे, और इन सम के और एंड एल्स आर शोइंग नेगेटिव, दैट इज लीवो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज।
तो इस तरीके से हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो है इन्वेंशन, मतलब एक तरह से इसको 3D में विजुलाइज करने के एक और नया तरीका हमको मिला, साइंटिस्टों ने निकाला। तो आप इसको नोट कीजिए पहले, फिर आगे अपन इस पर बात करते हैं क्या होता है। नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। हाँ, तो ये हमने बात की स्पेसिफिक रोटेशन। अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन होती है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये मतलब कुछ नया नहीं है, कंपाउंड खुद ही शो करता है अपने आप से, वैसी चीज है, प्रॉपर्टी होती खुद से शो करने वाली। इट इज डिफाइंड एज एन ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो एंगल थीटा रोटेट हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर लैम्डा पर यूनिट पोलरीमीटर ट्यूब, मतलब जो अपन पोलरीमीटर ट्यूब पे और यूनिट लेंथ एक डायमीटर कर देंगे, तो उस यूनिट लेंथ पर जो स्पेसिफिक टेम्परेचर लैम्डा पर जो थीटा आएगा, थीटा जो होता है एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है, मतलब ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन, वो अल्फा कहलाता है। तो देखिए क्या होता है, लेट थीटा बराबर क्या हो गया, ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। वह छोटी सी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, वैसे तो वो ऑर्गेनिक होती नहीं है। थीटा बराबर हो गया ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखिए हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, थीटा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, यह बाय एक्सपेरिमेंट्स पता चला। ठीक है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। ये कंसंट्रेशन वही जो अपन ने मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वही चीज हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण जो थीटा बढ़ा, उस कारण से हमने देखा। और नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना ये लैम्डा के इनवर्सली रिलेटेड आ गया। ठीक है, तो हमने एट कांस्टेंट स्पेसिफिक या कांस्टेंट टेम्परेचर और वेवलेंथ लैम्डा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलसी आ गया। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम प्रोपोर्शनल ऑफ मतलब एक कांस्टेंट आ जाता है ना अल्फा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम अल्फा मान लेते हैं अभी, एल और सी। लेकिन ये क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वेवलेंथ है, तो इसका नाम हम रख देंगे टेम्परेचर और लैम्डा। और यही जो टर्म आया ना, ये वाला ये जो टर्म आया, यही अपना अल्फा है जो जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड लैम्डा बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन एलसी। ये बहुत छोटा फॉर्मूला है, इसको जनरली मेंस में और नीट में और बोर्ड्स में भी कभी कभी अगर आए, तो बोर्ड्स में तो कम ही आते हैं। इस पर बेसिस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं अल्फा के से रिलेटेड। तो आप इसको नोट कीजिए, ये होता क्या है, ये स्पेसिफिक रोटेशन है अल्फा। तो बाय डेफिनेशन की ये जो है, ये एक पर्टिकुलर लेंथ, वेवलेंथ और टेम्परेचर पे ही डिफाइन किया गया है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जनरेशन हो गई इसकी, ये जनरल रोटेशन हो गई। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं फर्दर आगे क्या क्या टॉपिक्स हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। यह सबसे पहला टॉपिक है, आसान से नोट कीजिए। अब अपने टॉपिक में सबसे ज्यादा जो चिर परिचित चीज है क्या है, कायरल कार्बन कायरलिटी। इस चीज के बारे में बात करना है, तो वो चिराग मत पढ़ देना। ठीक है, बहुत मालूम, चिराग नहीं होता है, कायरल। ठीक है, कायरलिटी क्या होती है, ये आप सबसे ज्यादा सुनने वाले हैं कायरलिटी। तो बेसिकली जो हम जनरल, आप मान लीजिए जनरल क्या होता है, कायरल अगर है तो कायरलिटी, कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसा बोलते हैं पहली बात। ये मतलब बेसिक है, शुरुआत में आप ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो होता क्या है कायरल, कायरल में आप एक चीज याद रखिए, बस बाहर नजर बाकी सब sp3 4 अलग अलग, बस रट लीजिए, sp3 4 अलग अलग मतलब कायरल होगा कार्बन। इसको आप जनरल में लिखें तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स is considered as chiral center। ठीक है,
कायरल सेंटर कार्बन भी हो सकता है या और भी आप चीजें होती है, ऐसी बात नहीं। ये अपने कार्बन के लिए ही जनरली है 4 अलग अलग वैसे तो, लेकिन हाँ अगर नाइट्रोजन है या कोई और भी है तो भी अगर sp3 हाइब्रिडाइज है और 4 अलग चीजें दिख रही है उस पर, तो वो भी एक कायरल होगा, ठीक है। sp3 4 अलग अलग याद रख लीजिए बस कैसे होता है। और ऑल क्या बोलते हैं, मतलब जो स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं अपन पढ़े होंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर तो कायरल, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब क्या होते हैं तो कायरल सेंटर्स और एक वो जीआई वाले अपन ने पढ़े थे, जीआई वाले। तो ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियोजेनिक सेंटर्स, उल्टा सही नहीं है, ऑल स्टीरियोजेनिक सेंटर और कायरल सेंटर नहीं होगा, ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये जनरली नीट में या बोर्ड में भी आप कभी कभी देखेंगे एक घुमा फिरा के जो सवाल आता है, मतलब यही मेंस में है, ट्रिपल ई में कई बार आया वो कि which of the following statement are true, तो उसमें पूछता है कि all chiral centers are स्टीरियोजेनिक centers while all स्टीरियोजेनिक centers are chiral centers। तो आपको ध्यान से रखना है कि all chiral center जो होते हैं वो तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, लेकिन सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर chiral सेंटर नहीं होते, क्योंकि स्टीरियोजेनिक सेंटर में जीआई वाले भी आते हैं। ये फोटो आप याद रख लीजिए, आपका कभी इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं खुद मतलब कैसी टाइप की प्रॉब्लम बच्चे कहाँ कंफ्यूज खाते हैं, मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ आपको। तो क्या होता है जनरल जो कैसे बनता है, मतलब कार्बन अगर है तो ये कैसा बनेगा, ए बी सी डी, ये है बस, एक sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, एक कायरल हो गया, ठीक है। ऐसे सिलिकॉन की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कार्बन ही के लिए, लेकिन हम जनरली यहाँ कार्बन की ही बात करते हैं। कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पता है आपको, बड़ी अच्छी बात है। आइए आप sp3 आपसे पूछा, आप sp3 आपके पास 4 अलग अलग चीजें हैं, बोले हाँ हमारे पास 4 अलग अलग चीजें हैं, 1 2 3 और 4, ये दोनों तो एक चीज है। तो आप भी, आपसे कहा आप भी मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, आपसे पूछा भाई साहब आप क्या है, आप sp3 हैं, उन्होंने कहा हम भी sp3 हैं, हमारे पास भी 4 अलग अलग चीजें, 2 अगर यहाँ पर अगर CH3 नहीं होता तो ये सेम नहीं होता, कायरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, हमने कहा अच्छा आपके पास भी 4 अलग अलग चीजें, तो हमने कहा हाँ मैं भी sp3 हूँ, ये sp3 है, ये भी कायरल, सारी कायरल। अब आपके पास बहरूपीय भी आते हैं कई बार, बहरूपीय गैस देखिए, तो आपको जल्दबाजी में बस ये मत कर दीजिए भाई साहब, मेरे पास भी 4 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मैं sp3 नहीं हूँ भाई साहब। ये हो गया रेजोनेंस, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये भाई साहब अपना धोखेबाज होगा, ये sp2 है, ये कायरल होगा, इसको भगा देंगे बेस्ट, हाँ बाहर कर देंगे इसको हम बेस्ट। ये है अपने भाई, ये 4 अपने भाई हैं, ये भाई हैं, अगर दुश्मन है दूसरे देश का, भगा देंगे इसको अपन। क्या आप समझे क्या हो गया, और बहुत विजुलाइज करना है, मतलब कायरलिटी में बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि मतलब, अब आप ऐसे देखिए, ये वाला चीज देखिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इस पर आप सोचेंगे, ये लगा ये sp3 है, 3 4 अलग अलग है, नहीं 1 2 3 1 2 3, तो दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। साइक्लिक में बहुत ध्यान से रखना है, पहले ही बोल चुका हूँ मैं आपको, साइक्लिक में आप ध्यान से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये सेम नहीं है, 4 अलग अलग नहीं है, बहरूपीय है, ये भी पहले की तरह, बहरूपीय को अपन नहीं डिस्टर्ब करेंगे भाई, बहरूपीय की बात नहीं सुनेंगे अपन। अगर यहाँ पर अगर आप इसकी जगह यहाँ पर CH3 लगा देते तो ये देखिए, फिर इस तरफ से जाने पर और इस तरफ से जाने पर डिफरेंट हो जाता, अगर तब डिफरेंट होता तो आप मान सकते थे कि हाँ भाई अब तो अपने ग्रुप में आगे भैया, तो अपने देश में रखने चाहिए। तो इस तरीके से हम ये चेक करते हैं कायरल क्या होता है, कायरलिटी कैसे होता है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स निकालने को आते हैं, इसके एग्जांपल्स कीजिए आप। MS चौहान के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, या आप कहीं से भी जो भी रेफरेंस बुक है उससे ज्यादा एग्जाम्पल किया, तभी आपकी चीजें क्लियर होंगी ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है।
तो ये मैंने बहुत आसानी से आपको समझा दी, हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए कि ये चीज आप हमेशा अगर दिमाग में रखेंगे ना तो आपको कभी स्टेटमेंट वाले सवाल तो गलत होंगे ही नहीं, देख लीजिए। और आप आगे चले के बात करते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो आप इसको नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। हाँ, तो अब अपन बात करेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज के बारे में। देखिए पता है कॉम्पिटिशन वाले क्या करते हैं, बहुत चालू होते हैं, ये आपसे ज्यादा ऐसे सवाल पूछते हैं, आप बैरूपिया पहचानिए, 4 एक जैसी चीजें देते हैं फिर कहेंगे बैरूपिया पहचानिए। जानते हैं कि भाई IIT या डॉक्टर बनने वाले हैं तो आपको बैरूपिया की जानकारी होनी चाहिए। बैरूपिया की जानकारी समझ रहे हैं ना, ऑड बनाओ। हम बात करेंगे प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है एक तरीके से, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन होता है किसी भी चीज को अपन प्रोजेक्ट करें, किसी भी चीज को अपन विजुलाइज करने का एक मेथड होता है, मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है। तो द फर्स्ट वन इज दैट फिशर प्रोजेक्शन। द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूज्ड प्रोजेक्शन इज फिशर प्रोजेक्शन बिकॉज इट इज वेरी इजी टू विजुलाइज इन दिस फॉर्म। Especially optical isomerism is very important. So many, मतलब especially 70% of the questions are done on Fisher projection. So, and you will do at this level all the questions with Fisher projection. I just assure you that Fisher projection will help you the most here. तो होता क्या है? So in Fisher projection, what we are going to do? This is chiral carbon. If this is the chiral carbon, it has to be, the condition is that its condition is what? It has to be sp3 and it has 4 different groups. And we are going to put 4 different groups. Yeah, isotopes are also different groups. So this is sp3 and 4 अलग। तो ये कार्बन हो गया और इसके साथ 4 ग्रुप लगा दिए तो ये फिशर प्रोजेक्शन हो गया। ये अपने ईसा मसीह जैसा होता है, जीसस क्राइस्ट जैसा। क्रॉस पे टांग देते हैं, बुरा मत मानिएगा, सांप्रदाय नहीं हो, मैं बात कर रहा हूँ। जस्ट फॉर फन समझ लो भाई, जस्ट फॉर फन ही है। ये हो गया, तो ये 2 कार्बन हैं, ठीक है, 2 कार्बन वाला है, इसको ऐसे प्रोजेक्ट, इसको ऐसे अपन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड एक ही प्लेन पर लाई करता है, ठीक है। 2 ऊपर लाई करते हैं, नीचे लाई करते हैं, मतलब 2 एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, 2 ऊपर ऐसे टंगे रहते हैं साइड में। तो ज्यादा घबराने वाली बात है, अभी अपन ऐसा करेंगे ना, इसको अभी इतना पढ़ लेंगे अपन, ये अपना दोस्त सबसे अच्छा दोस्त यही बन जाएगा, बाद में चलिए देखते हैं। एक होता है हैज डैश, ये भी आपने देखा ही होगा, मतलब नहीं देखा तो क्या दिक्कत है, दिखा तो है 9H। देखो क्या होने वाला है, याद देखिए, ये कार्बन है, छोटा सा कार्बन, ये डैश, ये CH3 H, ये CO। इसमें एक तरीका होता है, इस पर अपन सेव लगा देते हैं, क्योंकि कुछ लगा देना जरूरी होता है। तो क्या होता है, ये जो है ना, इसको अपन डार्क कर देते हैं, इसमें डार्क ही रहता है। तो ये क्या होता है, ये जो है ना, ये डैश होता है, मतलब वेज होता है, ये डैश होता है। तो वेज वाला जो होता है ना, प्लेन के ऊपर होता है, डैश वाला प्लेन के नीचे होता है। मतलब अगर हम इसको ऐसे रखें तो ये बोर्ड के प्लेन, ये बोर्ड के बाहर आ गया क्लोरीन, ये बोर्ड के प्लेन में, COH अंदर होता है वो बोर्ड के अंदर। ऐसे ही एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। और एक 2 वाला भी देख लेते हैं, 2 वाले में क्या होता है। 2 वाला में साइड बना देता हूँ, ऊपर को अच्छे देखते हैं। तो इसमें भी आप देखिए, इसमें भी आप देखिए, क्या देखिए, इसमें देखिए कि जो CH3 और ये वाला जो बॉन्ड है वो सेम प्लेन में है, इसमें बीच में, और COH ऊपर टंगा हुआ है, मतलब बाहर निकला हुआ बॉडी के प्लेन से, और H अंदर घुसा हुआ, इसमें D अंदर घुसा हुआ, Cl बाहर निकला हुआ। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज के 3D में हो क्या रहा है, ये प्लेन पर रखे हुए हैं, CH3 इधर लगा हुआ, COH बाहर है प्लेन के, और H अंदर घुसा हुआ है। बहुत आसान है,
ऐसे इसमें डी अंदर घुसा हुआ है, ये 3D 4D विजुअलाइजेशन है, आप समझ रहे हैं ना। इसलिए अपन स्टीरियो पढ़ रहे हैं, स्टीरियो का मतलब ही यही है, ठीक है, यही होता है, बहुत आसान है, ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं। अभी अपन और करते हैं, आए परेशान और करते हैं, चिंता मत कीजिए, और भी तरीके। सफाई बहुत जरूरी है। देखिए न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये पता है क्या है? न्यूमैन न्यूटन सब बड़े अजीब लोग होते हैं, ये काम करेगा। तो वही विष्णु का नहीं, न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है? न्यूमैन प्रोजेक्शन में दो तरीके के होते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में दो तरीके क्या होते हैं? एक रियर होता है और एक फ्रंट होता है, ठीक है। तो ये अपना जो है फ्रंट हो गया और ये रियर हो गया। बड़े अजीब से बना रही है, क्या करती है सर आपने, उन दोनों जोड़ के देखिए। जब आप वो पढ़ेंगे ना साइक्लोहेक्सेन पढ़ेंगे तब आप इसको कर काम आएगा। जनरली आधा तो किसी का भी कहीं काम नहीं है सर, आप कहीं बकवास कर रहे, अरे आएगा भाई मान। तो ये वाला जो कार्बन है स्टार वाला, ये इधर लगा देते हैं, ऐसे बनता है। ये फ्रंट वाला आगे रख दिया, रियर वाला पीछे रख दिया, और ये ऐसा जा रहा है, मतलब फ्रंट वाले ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं और एक गोला बना दिए, पीछे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं। ये मार करके ये जो बॉन्ड है देख नहीं रहा, मतलब यहाँ 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3, और ये पीछे जो गोला पे लगी हुई है 3 ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं, 3। समझ में आ रहा है? समझ जाइए, ऐसे ही होता है। घोड़ा बना दिया भाई इनको, तो चौथा है ये घोड़ा, तो घोड़े जैसे दिखता है एक्चुअली। 4 टांगे हो गई, ये मुंह हो गया, ये पूंछ हो गई उसकी रखती है। इसका दूसरा फॉर्म भी होता है उल्टा घोड़ा, दूसरा घोड़ा है, घोड़ा जैसा लग गया, कुछ भी करती है तो ऐसा होता है। और एक और तरीका होता है इसको बनाने का, तो घोड़ा ही उल्टा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये 4 तरीके होते हैं। देखिए मजाक करती है, मैं आपको लाइटली भी कराने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ, ये सीरियसली लीजिए, मतलब हमेशा मजाक नहीं, बस पढ़ाई के तौर पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पानी चलता है। तो ये 3 हो गए, ठीक है। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनको नोट कीजिए, इसको अभी अपन ऐसा करेंगे ना, इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन सबको अपन फिशर में चेंज करते हैं कि सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फिशर बहुत अच्छी चीज़ है, अभी आपको उसी में सबसे समझ आने वाला है। तो अभी आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं और फॉर्मूले। हाँ, तो अब हम बात करेंगे एक लास्ट, मतलब आज के लिए लास्ट है, नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की नेसेसरी कंडीशन क्या है? ये एक अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत सीरियसली पढ़िएगा। क्या होता है कंपाउंड्स हैविंग ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब द कंपाउंड्स, अब ध्यान से देखिएगा, डरना मत, कुछ भी लिख दूंगा। द कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, on its mirror image, are termed as chiral or optically active. जो अकायरल कंपाउंड होते हैं ना, अकायरल मतलब जो कायरल नहीं होते हैं, जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज हो जाए, वो अकायरल होते हैं। अकायरल का मतलब होता है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वो हमेशा अकायरल कंपाउंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब किसी कंपाउंड में भी आप देखेंगे ना आगे चलकर अकायरल सेंटर होता है, लेकिन कभी वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। वो अभी हम बाद में चलकर उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि द कंपाउंड्स व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज आर टर्म्ड कायरल, और क्या कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब क्या होता है, अब आप देखिए, घबराइएगा मत, मतलब आप
देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये मान लीजिए H है, COOH है, ये CH3 हो गया, ये H, ये CH3, ये D, ये चार अलग अलग है, sp3 सब ये सारे अपने ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, मतलब ये अपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। अगर हम इसकी मिरर इमेज लें, इसकी मिरर इमेज लें, COOH, H, CH3, H, CH3, CH3, H और D, इसको आप इसके ऊपर उठा के रखिएगा तो ये सेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सेम नहीं आ रहा, मतलब इसको आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये सेम नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, ये अपना कायरल हो गया कंपाउंड, समझ में आ रहा है, ये कंपाउंड कायरल हो गया। अगर यहीं पे कुछ ऐसा करते कि इसकी मिरर इमेज बनाते और इसी पे सुपर इम्पोज हो जाती, सेम आ जाती, तो भाग इस पे रख देते तो ये सेम आ जाती, तो फिर ये क्या हो जाता, तो अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाता, समझ में आ रहा है। कहीं यहाँ पे मेरा यहाँ से कट जाएगा सेंटर, तो जैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव और बाद में पढ़ेंगे, तो ये एक ऐसा कंडीशन है, ये मतलब इसका हमने मिरर इमेज लिया और इसमें सुपर इम्पोज किया, तो ये क्या कहलाएगा, ये अपना कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ये होता है, ये मान के चलिए होता है और इसको हम पढ़ने वाले हैं तो ऐसे ऐसे काम करेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम एक जनरली की बात करेंगे, चार कंडीशन होती है, ठीक है, अपने पास कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करेगा, कंपाउंड will show may show chirality if इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन होगी, कायरल सेंटर नहीं, विल नहीं होगा, यहाँ पर मे होगा, मे मतलब कंपाउंड में शो, अगर ये है तो शायद होगा, फिर हम चेक करेंगे, लेकिन अगर ऐसे इन चारों में से कुछ है नहीं तो फिर नहीं होगा। कायरल एक्सिस, कायरल सेंटर, कायरल एक्सिस, कायरल प्लेन, और हेलिकल एक्सिस। अब बड़ा खतरनाक लगने लगा होगा, ये क्या हो गया भाई, चार चीजें आ गई बड़ी बड़ी, कुछ नहीं है भाई, 90% सवाल इससे होंगे, 10% सवाल इससे होंगे, ये बाकी लोग तो देखने के लिए नहीं, ये पता होना चाहिए आपको कि क्या है, मतलब ये पता है कम से कम, आपसे कोई पूछेगा तो कहीं स्टेटमेंट में ही आ गया कि कंपाउंड कैन बी कायरल विद हेलिकल एक्सिस, तो आप बता तो सकेंगे कि हाँ मैंने पढ़ा था, शिवम सर ने पढ़ाया था कि हाँ हेलिकल एक्सिस है तो कायरल कंपाउंड होगा, हाँ है, होता है, ये चीज है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे बाकी प्रोजेक्शन फॉर्मूला चेंज होता है, काफी सारी चीजें। तो सारे वीडियो को आप फॉलो कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बस केमिस्ट्री को अच्छा बनाइए बस।